नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर से एक नई वैकेंसी के साथ आ चुके हैं आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे एसएससी सीएचएसएल का न्यू वैकेंसीज आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एज क्या होने वाला है, सैलरी कितना होने वाला है और उसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और उस वैकेंसी के बारे में कुछ बात जानेंगे। तो पहले सबसे पहले देख लें कि देखिए सबसे पहले हम पीछे 3 साल के वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो 2022 में वैकेंसीज आए थे वो 4500 आई थी। उसके बाद 2023 में बहुत कम हो गई थी, 1762 हो गई थी। ठीक है, 1762 हो गई थी। और 2024 में क्या होता है कि सीधे डबल हो जाता है। ठीक है, डबल वैकेंसीज हो जाता है। लेकिन 2025 में क्या है, नॉर्मल सा ही वैकेंसीज आया है, 3131 पोस्ट पे आया है। ठीक है, 3131 पोस्ट पे आया है 2025 में वैकेंसी। तो कोई वैकेंसीज कम नहीं है 2023 के मुकाबले में। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वैकेंसीज का लास्ट डेट क्या होने वाला है। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप ऑनलाइन इसको, लास्ट डेट आपका क्या है ऑनलाइन करने का, तो 18 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप लोग इसको 18 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप लोग इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, मतलब जो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है कि ऐसा होता है ना कि मान लो कि हम फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम फॉर्म भर रहे हैं 18 जुलाई को। फॉर्म भरते भरते क्या हुआ, अचानक से हमारा रात को 11 बज गया, फॉर्म भरा गया लेकिन हम पेमेंट नहीं कर पाए। तो अगले दिन एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी कि 19 जुलाई को आप रात 11 बजे तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपका फॉर्म भरते समय कुछ गलत हो गया। ठीक है, फॉर्म भरते समय क्या हो गया, आपका कुछ गलत हो गया, फॉर्म भरते समय कुछ गलत होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, ये 2 दिन होता है, 23 24 जुलाई को आपका ये फॉर्म आएगा। ठीक है, आपका ये फॉर्म आएगा 23 जुलाई और 24 जुलाई का विंडो खुलेगा। कौन सा विंडो खुलेगा, तो करेक्शन विंडो खुलेगा। ठीक है, जो जो आपका फॉर्म भरने में गड़बड़ हुआ है आप उसको सुधार सकते हो ये 2 दिनों के अंदर। ठीक है, और देखो टीयर 1 का क्या है, मतलब जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा इसका, देखो 2 टीयर में, मतलब एग्ज़ाम तीन टर्म में होता है, टीयर 1, टीयर टू और स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट में नॉर्मल सा टाइपिंग होता है, आगे मैं बताऊँगा क्या क्या टाइपिंग होता है। ठीक है, तो जो टीयर 1 होने वाला है, टीयर 1 वो हमारे 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में होने वाला है। और टीयर 2 फरवरी टू मार्च 2025, सॉरी टीयर 2 यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, 2026 होगा। ठीक है, 2026 फरवरी मार्च 2026 में टीयर 2 होगा। और टीयर 1 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक उसके बीच में ही होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आपको फॉर्म भरते समय में कुछ गलती हो रहा है, मतलब गलती क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह एसएससी के थ्रू एक आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस पर आप लोग कॉल करके या फिर जो भी कुछ भी कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं कि फॉर्म भरने में मेरा कुछ ये इशू आ रहा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर ले, हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के, फॉर्म भरने में कितना रुपये लगेगा। तो जो यूआर यानी कि जो जनरल से, ओबीसी से और ईडब्ल्यू से आते हैं उनके लिए 100 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो एससी एसटी और फीमेल है लोग, या फिर जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब करता है लोग, उसको पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, 1 भी रुपये नहीं देना होगा। और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा। ठीक है, फीमेल के लिए कुछ नहीं लग रहा है। चलिए अब देखो पोस्ट हमारा क्या क्या होने वाला है, पोस्ट हमारा क्या होने वाला है और क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या चाहिए। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम, तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो देखो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है हमारा, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के बारे में, ग्रेड ए में देखो क्या है, इसको आप भरने के लिए आप 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और आपका साइंस जरूर होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम, ये नहीं कि आर्ट्स और कॉमर्स लिए हैं और चल रहे हैं फॉर्म भरने, नहीं। ग्रुप ए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और साथ में ही मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब आपका पीसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, पीसीएम होना चाहिए। और आपका पीसीबी हो मगर एक्स्ट्रा में, अगर पीसीबी हो मगर एक्स्ट्रा में अगर आपका मैथ्स हो
तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, ग्रुप ए के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या है, जो एलडीसी, जीएसए और डीईओ ग्रेड ए का पोस्ट है, ठीक है। ग्रेड ए का जो मिनिस्ट्री लेवल पे होने वाला है, ठीक है, मिनिस्ट्री लेवल पे डिपार्टमेंट होने वाला है, उसका क्या है, आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। 12 इसको मस्ट, मतलब पास 12 होना ही चाहिए इसका, ठीक है। मतलब सीधा बात करें तो ये जो जॉब होने वाला है हमारा ना, ये 12th बेस पे ही होने वाला है। जो हमारा जो जॉब है ये 12th बेस पे ही होने वाला है। किस बेस पे होने वाला है, तो 12th ही बेस पे होने वाला है, ठीक है। 12th बेस पे होने वाला है। देखो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की हम बात करें, एज लिमिट क्या होने वाला है इस वैकेंसीज के अंदर, मतलब कितने कितने एज के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो क्या है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। और जो काउंट होगा ना एज, वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। इसके पहले आया था 2024 में वैकेंसीज, तो 1 अगस्त से काउंट हो रहा था। कब से काउंट हो रहा था, 1 अगस्त से काउंट हो रहा था, ठीक है। अब काउंट जो होगा 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा, ठीक है। और देखो इसका देखो, हाँ मान लो कि देखो अब आपका ये जॉब है 27 साल, 18 से 27 के बीच में आपको, आपका जो एज लिमिट है, अगर आपका फिर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एज थोड़ा इतना कुछ थोड़ा 1-2 साल बढ़ा है, तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा ना। जो SC ST से है उसको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। और जो PWD है, PWD मतलब जो डिसेबिलिटी के साथ है, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, उसको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब जो PWD से है वो 37 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और PWD प्लस OBC है, मतलब जो OBC भी है और PWD भी है, ठीक है। PWD, ये जो PWD है ना, ये यूआर कैटेगरी के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ये जो PWD प्लस OBC है उसको 13 साल का बेनिफिट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD SC ST वालों को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी लेंगे, यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट, मतलब जो अपना अपना क्या बोलते हैं, मतलब जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, जो कैटेगरी के लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसको क्या करना है, उसको मतलब क्या किस चीज़ की बात पे ध्यान दे, तो वो क्या करे, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करेंगे। आय प्रमाण पत्र किसको लगेगा, जो EWS से है ना, EWS से उसको आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। SSC द्वारा जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, SSC द्वारा जो फॉर्मेट बनाया गया है, SSC द्वारा हमारा जो फॉर्मेट बनाया गया है, इसके लिए SSC द्वारा जो हमारा फॉर्मेट बनाया गया है उसके अनुसार ही आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके अनुसार ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम RO लेवल पे खुलवा लिए हैं और सोच रहे हैं कि हमारा इसी से काम हो जाएगा, तो नहीं भाई, इससे हमारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमारा इससे काम, क्योंकि जो इसका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके लिए EW सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके मुताबिक आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना है कि इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है और ये क्या कब का बना होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए। तो जब आपका ये एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट इसका था 18 जुलाई था ना, लास्ट डेट के इस डेट के पहले का बनना चाहिए। तो जो फॉर्म भर चुके हैं और उनके पास NCL नहीं है, या फिर जो भी आपका वो जो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवा ले अभी से, ठीक है। जो 18 जुलाई के पहले का होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रमाण पत्र राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र की लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। मैं बोला ना, केंद्र की लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं, अब देखो EW सर्टिफिकेट फॉर्मेट CHSL के नोटिफिकेशन के पेज नंबर 76 पे दिया गया है। अगर EWS का सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानना है तो जो CHSL का नोटिफिकेशन है और पेज नंबर 76 है, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि कैसे आपका क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो, यदि आप OBC कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 18/7/2025, मतलब 18 जुलाई 2025 के पहले का, परंतु 3 वर्ष से अधिक, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। इसको, ये क्या है, ये हमारा 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फॉर्मेट CHSL की नोटिफिकेशन के पेज नंबर 69 पे, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमको कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, तो पेज नंबर 69 दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर पेज नंबर
69 पे दिया गया है, आप जाकर उसको पढ़ लीजिए। और ओबीसी वाले खासकर ये ध्यान रखिए कि मुझे क्या करना है, वरना आप हो क्या पूरा जी जोर से तैयारी कर रहे हैं, फेज 1 निकाल लिए, फेज 2 निकाल लिए, स्किल टेस्ट भी पास कर लिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब क्या करेंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होगा उसमें, ठीक है। SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है। मतलब जो SC ST कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि उनको 3 साल के लिए चाहिए, उनका जो सर्टिफिकेट होता है जीवन भर तक वैलिड रहता है। परंतु SSC के द्वारा जो दिए गए फॉर्मेट है उसमें हो तो बेहतर है। इसी प्रकार अगर आप EWS से है, तो कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर आपके पास 2025-26 के बीच का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो 2025 से 2026 के बीच में का आपका एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पुराना लगा रहे हैं, नहीं, आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए, आपके पास न्यू होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है इसका सिलेबस। देखो अब इसके हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा है, ये क्या, कौन सा हमारा, ये हमारा फेज़ 1 का है। कौन सा हमारा, ये फेज़ 1 का है, जिसमें आपको क्या होगा, फेज़ 1 में आपको क्या मिलेगा, तो फेज़ 1 में आपको मिलेगा ये रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन। ये सब यानी कि 100 ये 50 मार्क्स का है, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन है सब में, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो आप लोग प्रिपरेशन जो हो बहुत अच्छा से करना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करना, यानी कि टोटल क्वेश्चन का नंबर 100 होगा और मार्क्स होगा 200 का, और 60 मिनट टाइम मिलेगा। देखो निगेटिव मार्किंग हम बात कर लेते हैं इसी पे, तो 1/2 होता है इसमें निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और सब में होता है 1/4, 1/3, बट नहीं, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हो, उसमें से 2 नंबर मिलना है, तो आपको ये तो 2 नंबर कटेगा ही, और साथ में जो आपका नंबर, और मान लो कि आपका क्या बोल रहे हैं, मान लो 200 में से आपका 100 मतलब 99 क्वेश्चन सही है, तो आपका 198 नंबर आ रहा है, ठीक है। 99 क्वेश्चन सही है तो क्या आ रहा है, आपका 198 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर जो आपका एक क्वेश्चन गलती है, तो उसमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और काटा जाएगा, तो क्या होगा, आपका मार्क्स 197 आएगा, ठीक है, 197 आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हो गया। ये जो हमारा फेज़ 1 है, क्वालिफाइंग बेस्ड है, कौन है, क्या है, क्वालिफाइंग बेस्ड है, जिसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये हमारा फेज़ 2 का हो गया, ये हमारा फेज़ 2 का हो गया, ये हमारा फेज़ 1 का हो गया, ठीक है। फेज़ 1 का हो गया, ये फेज़ 2 का हो गया। फेज़ 2 में आपको क्या होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे जो 360 नंबर के होंगे, और इसके लिए 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ में जो आपका कंप्यूटर नॉलेज से भी, आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा 45 नंबर का, इसको भी आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, DO के लिए 15 मिनट मिलेगा, इसको भी क्वालिफाई करना ही है। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका वो GSA और LDC के लिए है, उस 10 मिनट में उसको भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होने वाला है फेज़ 2 के अंदर। तो फेज़ 2 के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है, फेज़ 1 का तो आपने यहाँ पे देख लिया, फेज़ 1 में आपको देख लिया कि 25 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन क्या होगा फेज़ 1 में, तो आपने फेज़ 1 में तो देख लिया 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा, 25 GK का आएगा, 25 मैथ का आएगा और 25 इंग्लिश का आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फेज़ 2 में क्या आने वाला है। फेज़ 2 हमारा क्या आएगा, फेज़ 2 में देखो मैथ का 30 क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, मैथ से हमारा 30 क्वेश्चन आएगा जो 90 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग का भी 30 आएगा और 90 मार्क्स के भी, मतलब कि ये 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है। ये फेज़ 2 जिसको हम लोग मेंस बोल सकते हैं, और फेज़ 1 को प्रीलिम्स बोल सकते हैं, प्रीलिम्स में, और मेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा जॉब होने वाला है, काफ़ी हाई लेवल का, और अच्छा सैलरी भी देगा आपको,
फिर देखो आपको इंग्लिश का 40 क्वेश्चन आएगा 120 मार्क्स का। जीके का देखो 20 क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो उसमें क्या था ना, उसमें जीके इसमें कम कर दिया गया है। जो उसमें था 25 था फेज 1 में, और इन दोनों का भी सबका 25 था, तो सबको 30-30 कर दिया गया है। इंग्लिश को 25 से 40 कर दिया गया है, और इसमें 25 से 20 कर दिया जीके को, और 15 को रख लिया गया है कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये सारे आपको कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट का, और ये 1 घंटा मिलेगा आपको कितने क्वेश्चन के लिए, तो 60 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 100। फिर देखो आगे क्या है, स्किल टेस्ट हमारा। जो स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के उन्होंने वो 15 मिनट का टेस्ट होगा, और जो टाइपिंग टेस्ट है हमारा एलडीसी के लिए उधर वो 10 मिनट का वो भी होगा। अब देखो ये कुछ आपका सिलेबस है, आप इसको, ये कुछ आपका सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो ले लो, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ क्या होने वाला है, ये हमारा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, सिलेबस होने वाला है। अब देखो क्या है, पार्ट ए में अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, पर एक घंटा में 15,000 कीवर्ड्स आपको टाइप करना होगा। तो आपको ये नहीं कि आपको ये लोग क्या करेंगे, आपको ये नहीं कहिएगा कि आपको 1 घंटा तक टाइपिंग करना, नहीं, आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, और उसमें आपको 3700 से 4000 के बीच में आपको कीवर्ड्स रखना है, अपना स्पीड रखना है। ठीक है, और वहीं पार्ट बी यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर होने वाला है, उसकी हम बात करें, तो आपको भी यहाँ पे भी कितना समय मिलेगा, तो यहाँ से 15 ही मिनट मिलेगा। 15 मिनट में 2000 से 2200 डाटा कीवर्ड को टाइप करना है। ठीक है, अब देखो जो इसका मीडियम क्या होने वाला है टाइपिंग टेस्ट का, हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है। तो फॉर्म भरते टाइम पे आप ये लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग फॉर्म भर रहे हो इसमें टाइपिंग टेस्ट की क्या रख रहे हो, हिंदी रख रहे हो या इंग्लिश रख रहे हो, उसका ही आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसका ही आप लोग प्रैक्टिस करना। 35 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में जो अपना इंग्लिश मीडियम में टाइप करेगा उसको 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और जो हिंदी में अपना टाइपिंग करेगा हिंदी में, उसको 30 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा कट ऑफ एनालिसिस क्या कहता है। पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ आया था, कट ऑफ हमारा जो पिछले कुछ सालों का जो हमारा कट ऑफ है, उसका एनालिसिस हमारा क्या कहता है कि उसी के मुताबिक पता चलेगा कि इस बार का कट ऑफ आपका क्या होने वाला है। तो देखो जो हमारे वैकेंसीज आई थी, हमारी जो वैकेंसीज हमारी आई थी 4522 पदों पर, जिसमें 2022 में आई थी। ठीक है, उसमें कट ऑफ क्या था आपका, तो जो हमारे जनरल यूआर कैटेगरी के हैं उनका 157.72 आया था कट ऑफ। ओबीसी का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, तो मतलब इसमें फ़र्क था 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का, 4 पॉइंट समथिंग मार्क्स का आपका इसमें क्या था, डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस के लिए भी तो ठीक ठीक था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखो यही आप 2023 में देखो, तो इसमें क्या होता है, देखो 2023 में होता है, 2022 में आपका कट ऑफ क्या आता है, 2022 में आपका कट ऑफ 157 आता है, और 23 में 153, 1700 पोस्ट आया था तो 153, फिर 3421 पद आता है। तो सबको लगता है कि इस टाइम भी कट ऑफ गिरेगा, लेकिन नहीं, फिर ये उठा के जो 2022 में कट ऑफ आया था हमारा, उसी के जैसा 2024 में कट ऑफ ला देता है। ठीक है, बस पॉइंट समथिंग का मिस्टेक रहता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ओबीसी को जितना मिला था ना, जितना ओबीसी का कम कट ऑफ गया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं ओबीसी का कट ऑफ, देख रहे हो आप, पॉइंट समथिंग है, बस पॉइंट समथिंग, नॉट ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस पॉइंट समथिंग का डिफरेंस था। तो ओबीसी वाले भी आप लोग खास ये ध्यान रखना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा काफ़ी अच्छा सा मिला था 150 पॉइंट। अब कितना, अब आप सोचोगे 157, सर क्या 160 में 157 लाना है, नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आपका फेज 1 का पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा। तो 200 में आपको 157.36 जो लाया है यूआर कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ था। और देखो सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट एसटी वालों का है। अब देखो एसटी वालों का क्या होता है, 129 कट ऑफ आता है, 129 कट ऑफ आता है, कहाँ 157, कहाँ 129। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस। तो इस समथिंग में हम बात करें तो यही समथिंग मतलब आपका 150 से लेकर 160 के बीच में ही होने वाला है। तो आप लोग ये नहीं कि 160 के बीच में, 160, आप लोग 165, 180
170 को आप लोग अपने लेके चलना कि मुझे इतना स्कोर करना है, ठीक है, मुझे इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसको सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा LDC GSA का पोस्ट है वो लेवल 2 का पोस्ट होने वाला है, उसको आपको 27,000 से लेकर 36,000 के बीच में सैलरी मिलने वाला है। अब आप कहोगे कि सर भाई 27,000 सैलरी मिलेगा या कि 36,000, तो देखो ये आपका पोस्टिंग के ऊपर होता है, आपका जो पोस्टिंग मिला है, जॉब मिला है, किस एरिया में मिला है। तो आपको एरिया के अनुसार आपको इसमें क्या होगा, एरिया के अनुसार आपका सैलरी होगा, ठीक है। और देखो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनको लेवल 4 का वो भी पोस्ट है और 29,000 से 42,000 के बीच में उनका ये सैलरी होने वाला है। और ग्रेड है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, यहाँ पे डी कट गया था, DE, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो लेवल 4 का ये भी पोस्ट है, इसमें भी 29,000 से 42,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल वीडियो होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले बार कोई तगड़ी से वैकेंसी को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।